पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने 7 सहस्मरण लिखे हैं, जिनमें उन्होंने अपने अग्रज और समकालीन साहित्यकारों को केंद्र में रखा है। अपने सहस्मरणों में उन्होंने इन्हीं को क्यों चुना, तो इस संबंध में महादेवी वर्मा कहती हैं, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि अपने युग के विशिष्ट व्यक्तियों का मुझे साथ मिला और मैंने उन्हें निकट से देखने का अवसर पाया। उनके जीवन के तथा आचरित आदर्शों ने मुझे निरंतर प्रभावित किया है। उन्हें आशा निराशा, जय पराजय, सुख दुख के अनेक क्षणों में मैंने देखा अवश्य, पर उनकी अडिग आस्था ने मुझ पर जीवन व्यापी प्रभाव छोड़ा है। उनके संबंध में कुछ लिखना उनके अभिनंदन से अधिक मेरा पर्व स्नान है। हम सूर्य की पूजा सूर्य को दिखाकर करते हैं, गंगा जल से गंगा को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि ये पूजा हमारी उस कृतज्ञता की स्वीकृति है जो उनसे प्राप्त शक्ति से उत्पन्न हुई है। इन सभी संस्मरणों में अपने अग्रज और समकालीन साहित्यकारों के जीवन के विविध अनछुए पहलुओं को और अपनी भावनाओं को शब्दों और रेखाओं के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान किया है। अक्सर हम साहित्यकारों को उनकी रचनाओं के माध्यम से जानते हैं। उनकी रचनाओं और जीवन में मेल हो ऐसा संभव नहीं होता। जिन 7 साहित्यकारों को केंद्र में रखते हुए महादेवी जी ने पथ के साथी की रचना की है, उनके व्यक्तिगत जीवन के बहुत से ऐसे अनछुए पहलू थे जिनको वे पाठकों तक लाना चाहती थी, जो साहित्यकारों की रचनाओं के माध्यम से नहीं जाने जा सकते थे। महादेवी जी का उनके साथ निकट का संबंध रहा। इस नैकट्य के कारण वे उनके अंतरंग विशेषताओं को, उनके गुण दोषों को और उनके जीवन के संघर्षों को जानती थी। इसी कारण महादेवी जी ने उन साहित्यकारों के जीवन के बारे में अपने संस्मरण में विस्तार से लिखा है। आज सुनते हैं पथ के साथी के अंतर्गत उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में क्या लिखा है। सुभद्रा जी के उपरांत मेरे दूसरे परिचित कवि बंधु सुमित्रा नंदन जी ही हैं, परंतु उनसे परिचय की कथा इतनी विचित्र है कि उसके स्मरण मात्र से हंसी आती है। छायावाद के प्रभात का जब प्रथम आलोक प्रहर व्यतीत हो रहा था, तब तक मैं पंकज के पहुंची नैन आयो सुखदैन जानी, अंजन प्राग को समीर सीत नाई देता जैसी समस्या पूर्ति बड़ी तन्मयता से कर रही थी। मेरी स्थिति बहुत कुछ उस पक्षी शावक के समान रही होगी जिसे प्रत्येक क्षण बढ़ने वाले अपने पंखों का स्वयं पता नहीं चलता। जब एक दिन अचानक नीड़ से झांकते झांकते गिरकर वह धरती पर आने के स्थान पर सर से उड़ता हुआ ऊंची डाल पर बैठ जाता है, तब उसे पहले पहले उस परिवर्तन की अनुभूति होती है। समस्या पूर्ति में तो मैं बचपन से ही ठोक पीट कर वैधराज बना दी गई थी। खड़ी बोली की तुकबंदी मुझे वातावरण से अनायास प्राप्त हो गई, पर दोनों से भिन्न जो एक भाव जगत मेरे भीतर रेखा रेखा करके बन रहा था, उसके प्रति तब तक न मेरी जिज्ञासा थी न बोध। मैं लिखती हूँ ये संभवतः कोई न जान पाता यदि सुभद्रा जी ने पता न लगा लिया होता, और उनको पता चल जाने के उपरांत किसी से भी छिपाना संभव नहीं था। उस समय प्रयाग में क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज का विशेष महत्व था। यदि किसी छात्रा को परीक्षा में उच्च स्थान मिलता तो उसका क्रॉस वेस्ट की विद्यार्थिनी होना स्वाभाविक था। यदि कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में विशेष स्थान पाती तो उसका क्रॉस वेस्ट में होना अनिवार्य था। यदि कोई कवि सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करती तो उसका भी क्रॉस वेस्ट से संबंध होना आवश्यक था। संस्था के मंत्री स्वर्गीय श्री जसवंत राय जी के निश्चल वात्सल्य के संदिग्ध और आचार्य कृष्णाबाई तुलास्कर के सात्विकपन से उज्जवल वातावरण ने हम सबको विशालतम परिवार का संभाव और लघुतम की देखरेख एक साथ दे डाली थी, जिसमें जो गुण अवगुण था वह न उपेक्षित रह पाता था न अनदेखा। ऐसे वातावरण में जब सुभद्रा जी ने मेरी तुकबंदी रचने की विशेषता की घोषणा कर दी,
तब उनके जाने के उपरांत कवि सम्मेलनों में सम्मिलित होने का भार अयाचित मेरे सिर आ पड़ा। और सत्य तो ये है कि ये भार तब मुझे दुर्वय नहीं लगता था। मैं पढ़ने में अच्छी थी और मुझे परीक्षा में अच्छा स्थान और छात्रवृत्ति मिलती रही, पर पाठ्य पुस्तकों के प्रति मेरा घोर विराग ही रहता था। इंटर तक पहुंच जाने पर भी परीक्षा के दिनों में मुझे पुस्तकों के साथ बांध रखने के लिए आचार्य सुधालता को प्रलोभन देना पड़ता था कि 3 घंटे बैठकर पढ़ने के बाद आइसक्रीम मिलेगी। ग्रीष्म के उस दोपहर के सुनसान में मेरी दृष्टि पुस्तक के पृष्ठ और घड़ी की सुई के बीच में दौड़ लगाती रहती थी, और 4 के अंक पर सुई के पहुंचते ही वे मुझे पुस्तकों के बंडल के साथ अपने दरवाजे पर पाती, और तब आइसक्रीम पाने के उपरांत मैं प्राय उस बंडल को दूसरे दिन के लिए वहीं सुरक्षित रख आती थी। कभी कभी इतने प्रयत्न से पढ़ा हुआ भी व्यर्थ हो जाता था, क्योंकि जब प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करके जाती तब द्वितीय सामने आ जाता, और जब द्वितीय के लिए प्रस्तुत होती तब पता चलता तृतीय आने वाला है। ऐसी स्थिति में कवि सम्मेलनों के प्रति मेरा विशेष अनुराग स्वाभाविक हो गया तो आश्चर्य नहीं। ऐसे कवि सम्मेलन का प्राय छात्रावासों या शिक्षा संस्थानों के तत्वाधान में किसी वयोवृद्ध कवि की अध्यक्षता में आयोजित होते थे, और उनमें पूर्व निश्चित समस्याओं की पूर्तियों और विषयों पर रचित कविताएं सुनाई जाती थी। उत्तम पूर्तियों और रचनाओं को पदक और पुस्तकों से पुरस्कृत किया जाता था। हिंदू बोर्डिंग हाउस में श्री हरिओद जी की अध्यक्षता में आयोजित ऐसे ही एक कवि सम्मेलन में हम लोग आहूत थे। मैंने निर्दिष्ट समस्याओं की पूर्ति भी की थी और निश्चित विषयों पर कविताएं भी लिखी थी। उस समय तक मैं कई सम्मेलनों में उपस्थित होकर कई पदक प्राप्त कर चुकी थी। अतः बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर कुछ सहयोगिनी छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ मंच के एक ओर समासीन थी। अचानक दूसरी ओर बैठे हुए छात्रों और अध्यापकों के पुरुषाकार समूह में कुछ हलचल सी उत्पन्न करती हुई एक कोमलकांत कृशांगी मूर्ति आविर्भूत हुई। आकंठ अवगुंठित करती हुई हल्की पिताब सी चादर, कंधों पर लहराते हुए कुछ सुनहले से केश, तीखे नक्श और गोर वर्ण के समीप पहुंचा हुआ गेहुआ रंग, सरल दृष्टि की सीमा बनाने के लिए लिखी हुई सी भवें, खींचे हुए से होंठ, कोमल पतली उंगलियों वाले सुकुमार हाथ, ये सब देखकर मुझे ही नहीं मेरी अन्य संगनियों को भी भ्रम होना स्वाभाविक था। पर हम सब ये देखकर विस्मित हो गए कि वह मूर्ति हमारी ओर न आकर उन्हीं के ए में प्रतिष्ठित हो गई, जो उससे आकार प्रकार में उतने ही भिन्न जान पड़ते थे जितनी क्षीण तरल जल रेखा से विशाल कठोर पाषाण खंड। 8 बजे हमें अपने छात्रावास लौट जाना था, अतः मैं अपनी कविता सुना भर सकी। सुमित्रा नंदन जी की कविता सुनने का सुयोग उस दिन मुझे मिलते मिलते रह गया। उन दिनों नवीन भाव को नवीन शब्दावली में बांधने वाली कुछ रचनाएं श्री नंदनी के नाम से प्रकाशित हुई थी। उन रचनाओं ने अनेक व्यक्तियों के मन में किसी विशेष प्रतिभा संपन्न नवीन कवित्री के आगमन का विश्वास उत्पन्न कर दिया था। संभवतः सुभद्रा जी इस संबंध में अनजान थी, अन्यथा मुझे इतने दिन भ्रम में न रहना पड़ता। अंत में कई वर्षों के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने विवाह के अवसर पर मुझसे अपने कवि मित्र सुमित्रा नंदन जी का परिचय कराया। तब मुझे अपने भ्रम पर इतनी हंसी आई कि मैं शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए भी वहां खड़ी न रह सकी। सुमित्रा नंदन जी हिमालय के पुत्र हैं, पर उन्हें देखकर न उन्नत हिम शिखरों का स्मरण आता है और न ऊंचे चिरसजक प्रहरी जैसे देवदारू याद आते हैं। न सभीत करने वाले गहरे गर्त की ओर ध्यान जाता है और न उच्च श्रृंखल गर्जन भरे निर्जर स्मृति में उदित होते हैं। वे उस प्रशांत छोटी झील से समानता रखते हैं जो अपने चारों ओर खड़े शिखरों और देवदारुओं की गगनचुंबी ऊंचाइयों को अपने हृदय में प्रतिबिंबित कर उसे धरती के बराबर कर देती है, गहरे गर्तों को अपने जल से सम कर देती है और उस श्रृंखल निर्जल के पैरों के नीचे तरल आंचल बिछाकर उसे गिरने चोट खाने से बचा लेती है। उनका जन्म स्थान कोसानी मानो कुर्मांचल का सुंदर हृदय है।
वहाँ हिम श्रेणियां रजत वर्णमालाओं में लिखे सौंदर्य के उज्जवल पृष्ठ के समान खुली रहती हैं। उस कत्यूर घाटी के बीच में खड़े होकर जब हम एक ओर हिमोद्कुलनी चोटियों को और दूसरी ओर चीड़ देवदारुओं की हरितमा से अवगुंठित हो कौसानी को देखते हैं, तब हमें ऐसा जान पड़ता है मानो हिम शिखरों की उज्जवल रेखाओं ने कौसानी के सौंदर्य की कथा लिखी है और कौसानी ने अपने मरकत अंचल में हिमानी का छंद आंका है। ऐसे ही प्रकृति के उज्जवल हरित अंचल में सुमित्रा नंदन जी ने जब आंखें खोली तब उनकी जन्मदात्री की पलकें चिर निद्रा में मुंद चुकी थी। भाइयों में छोटे होने के कारण और जन्म के साथ मातृहीन हो जाने के कारण उन्हें सबसे प्यार दुलार पाने का अधिकार मिल गया, पर पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक धरती के समान ही जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए माता की स्थिति है। उसके अभाव में दूसरों से जो स्नेह प्राप्त होता है उसमें अरे बेचारा मातृहीन है का भाव अनजाने ही घुल मिल जाता है, और ये दया भाव दूध में कांजी के समान स्नेह का स्वाद ही दूसरा कर देता है, क्योंकि स्नेह सब कुछ सह सकता है, केवल दया का भार नहीं सह सकता। ऐसे स्नेह पर पलने वाले बालक बड़े होकर सबसे अधिक सहृदय हो सकते हैं, परंतु सबसे अधिक अस्वाभाविकता भी उन्हीं के पल्ले पड़ती है। सुमित्रा नंदन जी के मन का संकोच, उनकी अंतर्मुखी वृत्तियां सब उनके असाधारण बालकपन की उपज हैं। पर्वत के एकांत की कल्पना सहज है, पर वह एकांत कितना मुखर हो सकता है इसका अनुमान बिना वहां रहे संभव नहीं है। उस पर यदि व्यक्ति के मन का तुमुल कोलाहल कुछ क्षणों के लिए शांत हो सके तो ये मुखरता अपनी शब्द रहित भाषा में ही जीवन के गंभीरतम रहस्य समझा देती है। हिमालय की उपत्यकाओं में जहां तहां घरौंदे जैसा घर बनाकर बसा हुआ मानव प्रकृति की विराटता के सामने छोटा लगने लगता है। फिर वहां नगर के समान एक स्थान पर जन समुद्र भी नहीं मिल सकता, और जो जन हैं वे अपनी व्यवस्था में ही खो जाते हैं। बाहर के आने वाले झोंके तक उन ऊंची ऊंची प्राचीरों से टकराते टकराते कभी किसी कोने तक पहुंच जाते हैं और कभी टूटकर कहीं बिखर जाते हैं। आश्चर्य नहीं कि किशोर कवि प्रकृति के साथ ही दुकेला रहा। उसे झरनों नदियों में लाश दिखाई दिया, पक्षियों भ्रमरों में संगीत सुनाई दिया, फलों कलियों में हंसी की अनुभूति हुई। प्रभात का सोना मिला, रात में रजत राशि प्राप्त हुई, पर कदाचित हंसने रोने वाला हृदय इस भूल भुलैया भरी चित्रशाला में खोया रहा। आंसू के खारे पानी में डुबाए बिना सौंदर्य के चित्ररंग पक्के नहीं हो सकते, पर प्रकृति के पास सौंदर्य है, आंसू नहीं। सुमित्रा नंदन जी को स्वभाव और शरीर में असाधारण कोमलता मिली है, परंतु उसमें प्रकृति के क्षतिपूर्ति संबंधी नियम का अभाव नहीं है। स्वभाव को जीवन के अनेक चढ़ाव उतारों और सम विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा है, और शरीर को न जाने कितने रोगों से जूझना पड़ा है। पर जिस नियम से आज के वैज्ञानिक ने मकड़ी के कोमल झीने तंतु में न टूटने वाली दृढ़ता का पता लगा लिया है, उसी नियम के अनुसार सुमित्रा नंदन जी के सुकुमार शरीर और कोमल प्रकृति ने सब अग्नि परीक्षाएं पार कर ली हैं। पर यदि परीक्षा के अंत में परीक्षित वस्तु कुछ और बन जावे तो फिर उसका मूल्यांकन भी बदल जाता है। सुवर्ण परीक्षित होकर अधिक दीप्तमय सुवर्ण ही रहे, तभी उसकी परीक्षा उसे अधिक महाग्रता दे सकती है। सुमित्रा नंदन जी का स्वभाव आज भी कोमल है और शरीर आज भी सुकुमार है। अनुभव ने इस कोमलता और सुकुमारता पर एक आर्द्रता का पानी ही फेरा है। जिस प्रकार आकाश की ऊंचाइयों से गिरने वाला जल किचलों और फूलों पर स्वच्छता के अतिरिक्त और कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, उसी प्रकार संघर्षों ने उनके जीवन पर अपनी रुक्षता और कठोरता का इतिहास नहीं लिखा है। जब वे तीसरी कक्षा के बाल विद्यार्थी थे, तभी उन्हें अपने गोसाई दत्त नाम की कवित्वहीनता अखरने लगी। सुमित्रा नंदन जैसा श्रुति मधुर नाम अपने लिए खोज लेने वाली उनकी असाधारण बुद्धि ने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। वेशभूषा, रहन सहन से लेकर सूक्ष्म भाव और चिंतन तक सब कुछ उनके स्पर्श मात्र से असाधारणता पाता रहा है।
जीवन में प्रत्यक्ष पार्थिव से अव्यक्त सूक्ष्म तक ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उपेक्षा से मनुष्य को सार तत्व प्राप्त हो सके। इस सिद्धांत को जितनी पूर्ण कसौटी सुमित्रानंदन जी के जीवन में मिली है उतनी अन्यत्र नहीं। बदलती हुई सम विषम परिस्थितियों में उन्हें नूतन सृजन की संभावनाएं इस प्रकार संचालित करती हैं कि वे संघर्ष को भूल जाते हैं। कॉलेज छोड़ने के किसी पूर्व निश्चय के बिना ही वे महात्मा गांधी की सभा में पहुंच गए, और यदि भाई देवदत्त जी की सूचना पर विश्वास किया जाए तो मानना होगा कि उन्होंने ही पीछे से इनकी कोहनी थामकर इनका हाथ ऊंचा कर दिया। पर इन्हें वह परिवर्तन भी आमंत्रण भरा लगा जिसमें नौकरी चाकरी ऊंचे पद आदि की कोई रेखा नहीं थी, केवल एक शून्य पट पर लेखनी अंकित थी। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता को ऊंची सीढ़ी से विपन्नता की अंतिम सीढ़ी तक तो उन्होंने अनेक चढ़ाव उतार देखे हैं। जिस अल्मोड़े में उनके कई मकान थे, वहीं किराए की छोटी कॉटेज में रहते हुए भी न उनकी हंसी मलिन हुई न अभिमान आहत हुआ। वे किसी वीतराग दार्शनिक की तटस्थता की साधना नहीं कर रहे थे, वरन उनकी स्थिति उस बालक से समानता रखती थी जो अपने घरौंदे के बनाने में जितना आनंद पाता है मिटाने में उससे कम नहीं। परिवार का ढांचा टूट गया था, साहित्य से कोई विशेष आय नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों में वे कई वर्ष काला कांकर में रहे। उनके क्षेत्र संन्यास का अर्थ समझने के लिए जाकर मैंने उन्हें जिस उत्साह भरी स्थिति में पाया उसने मेरे प्रश्न को उत्तर बना दिया। टीले पर बनी अपनी उस कुटी का नक्षत्र नाम रखकर वे किसी नवीन सृजन की दिशा का अनुसंधान करने में लगे हुए थे। ग्रामीणों के कतूहल और नागरिकों की हंसी सहकर भी अपने जिन केशों में हर घुमाव पर उनका ध्यान रहता था, एक दिन उन्हीं को काट फेंकना भी उनके लिए सहज हो गया। लंबी अलकों को काट छाट कर हाफ पैंट और कमीज में प्रसादित छड़ी की मुठ उंगलियों में दबाए जब वे मेरे यहाँ पहुंचे, तब मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि उन्हें कोई नया क्षितिज मिल गया है। ग्राम्य युगवाणी आदि में उन्होंने अपनी सद्य प्राप्त यथार्थ भूमि की संभावनाओं को स्वर चित्रित करने का प्रयत्न किया है। आज फिर वे अपने लंबे गंगा यमुनी केशों को लहराते हुए चिर परिचित कवि रूप में उपस्थित हैं। इसका अर्थ है कि उनकी अनंत सृजन संभावनाओं का कोई त्योहार निकट है। उनके लक्ष्य खोजी मन के निरंतर शर संधान से उनका सुकुमार शरीर थक जाता हो तो आश्चर्य नहीं। लंबी अवस्थाएं इसी ओर संकेत करती हैं। एक बार वे अक्षय के संदेह में बहुत दिनों तक स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर जोशी के पास भरतपुर में रहे। कई बार टाइफाइड से पीड़ित होकर जीवन मृत्यु की संधि में पड़े रहे, पर उनके मन और शरीर दोनों ने अपनी अपनी सीमा में जिस इस्पाती तत्व का परिचय दिया है वह पराजय नहीं मानता। व्यवहार में वे अत्यंत श्रेष्ठ, मधुरभाषी और विनोदी हैं। उनकी कोई बात किसी को किसी तरह की चोट न पहुंचा दे, इसका वे इतना ध्यान रखते हैं कि श्रोता सचमुच चोट की कल्पना करने लगे तो अस्वाभाविक न कहा जाएगा। कवि पुत्र परिवार का सबसे बेकार अंग माना जाता है। सुमित्रा नंदन जी ने कमाऊ सपूत बनकर सबके ललाट का लांछन धो डाला है। परिग्रह की दृष्टि से वे चिर कुमार सभा के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। आरंभ में उनकी गृहस्थी के लिए परिस्थितियां बाधक रही, और जब परिस्थितियों ने अनुकूलता दिखाई तब उनकी मानसिक संततियों की अनंतता ने उनका मार्ग रोक दिया। अच्छा है कि घने लहरी रेशम के बाल धरा है सिर पर मैंने देवी तुम्हारा ये स्वर्गिक उपहार, कहकर उन्होंने अपनी भावी गृहिणी को मुक्ति दी। इस उदारता के लिए उन्हें उस अलक्ष्य गृहिणी की ओर से सब महिलाओं को साधुवाद देना उचित है, जिसके पारे जैसे मन का साथ शरीर भी न दे पाता, उसके पीछे बिचारी गृहिणी कैसे दौड़ पाती। ऐसे चिर सृजनशील कलाकार चिर कुमार देवऋषि नारद की कोटि के होते हैं, जिनकी गृहस्थी बसने के क्षण में स्वयं भगवान तक बाधक बन बैठे थे। आधुनिक युग साहित्यकार की चरम शक्ति परीक्षा का काल रहा है। संघर्ष की इस झंझा ने विशाल जहाजों को तट पर ही पछाड़कर तोड़ डाला, ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों को झकझोर कर धरासात कर दिया। हम में से जो सबसे कोमल सुकुमार साथी था, उसके लिए सबकी चिंता स्वाभाविक ही कही जाएगी, पर आंधी के थमने पर हमने देखा
कि लचीले रेत के समान झुककर उन्होंने तूफान को अपने ऊपर से बह जाने दिया है और अब वे नए प्रभात के अभिनंदन के लिए उन्मुख खड़े हैं। सुमित्रा नंदन जी की हंसी पर श्रम बिंदुओं का बादल नहीं घिरा हुआ है, वरन शर्म बिंदुओं के बादलों के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ उनकी हंसी का इंद्रधनुष उदय हुआ है।